Hello, my dear students. Have a nice day for you. This is your SST book. Welcome in class 7th. Today we will be start your first chapter. So let's come with me and we will be learn about chapter first. Dear students, this is your first chapter. Tracing changes through 1,000 years. ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर्स, इसका मतलब हुआ हज़ारों साल के दौरान होने वाले जो चेंजेस बदलाव उनके बारे में। अब हज़ारों साल के दौरान होने वाले बदलाव किस चीज़ में आएंगे उसको भी हम स्टडी करेंगे। अब उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट SST सोशल स्टडीज़ के अंदर हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं प्रीवियस हमें पता है पहले से कि इसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड होती है, इसमें पॉलिटिकल साइंस भी इंक्लूड होती है और इसमें जियोग्राफी भी इंक्लूड होती है। अभी आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर्स, हज़ारों सालों के दौरान होने वाले बदलाव, ये चैप्टर आपका हिस्ट्री का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम स्टडी करने वाले हैं, तो इस चैप्टर को आप मेरे साथ में अच्छे से स्टडी करेंगे। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट। की हिस्ट्री क्या होता है? पास्ट की स्टडी होती है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। इफ़ वी गेट टू फार इन द पास्ट, अगर हम अतीत से दूर चले जाते हैं, वी फाइंड नो मटेरियल एविडेंस टू स्टडी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए हमारे पास में कोई मटेरियल, कोई एविडेंस नहीं होते हैं। बट एज वी कम क्लोजर टू प्रेजेंट टाइम, और जैसे जैसे हम वर्तमान के अंदर लौटते हैं, उसके पास में जाते हैं, हिस्ट्री के पास में, या एक तरह से मान सकते हैं एंशिएंट टाइम के पास में, वी फाइंड दैट द रिकॉर्ड्स एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ वेरियस इवेंट्स आर देयर। तो उसके कई रिकॉर्ड्स, कई दस्तावेज। अब मैंने डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो वर्ड्स थे जिनको हमें स्पेशली डिफ़ाइन करना है या मैं उनके मीनिंग्स आपको बताने वाला हूँ, मैंने उनको यहाँ अलग से अंडरलाइन किया है, तो इनको भी आप अच्छे से फोकस करना। तो यहाँ एक वर्ड आया टेस्टिमोनियल, तो ये वर्ड क्या बना? वी फाइंड द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब हमारे पास में लिखित दस्तावेज उनकी बात करते हैं। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है कि इतिहास, स्पेशली इतिहास के लिए लिखी गई जो रिकॉर्ड्स होते हैं या विवरण होते हैं, लिखित दस्तावेज या लिखित जो एविडेंट होते हैं, उनको हम टेस्टिमोनियल वर्ड में यूज करते हैं। वेरियस इवेंट्स आर देयर, मतलब अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग रिकॉर्ड्स या टेस्टिमोनियल्स जो विवरण थे, दस्तावेज थे, वो यहाँ पर मिल सकते हैं हमें। विच हेल्प अस इन स्टडिंग इन द सब्जेक्ट, और वो हमारी मदद करते हैं इस स्टडी को करने में। किसको? इतिहास की स्टडी करने में हमारी मदद करते हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, और इतिहास का जो अध्ययन है उसको करने के लिए हमें एक तरह से मान सकते हैं 3 समय या 3 युगों के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। उसका अध्ययन हम 3 युगों में करते हैं। जैसे इसमें लिखा है द एंशिएंट, मेडाइवल एंड द मॉडर्न। एंशिएंट का मतलब प्राचीन काल का समय, मेडाइवल का मतलब होता है मध्यकाल का समय, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक काल का समय या आधुनिक युग, वर्तमान की हम बात करते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं इन दिस सेक्शन। इन दिस सेक्शन का मतलब अभी हम इस चैप्टर की बात करते हैं, इस पोर्शन की बात करते हैं, तो उसके बारे में ही बता रहे हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ द मेडाइवल टाइम्स and cover the period from 700 century to approximately 1800 century। क्या इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? वी शैल स्टडी, हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे किस चीज़ का? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ द मेडाइवल टाइम्स, स्पेशली मेडाइवल टाइम्स जो मध्यकालीन समय था उस समय के बारे में हम स्टडी करेंगे। और कितना? एटलीस्ट कवर द पीरियड फ्रॉम 700 सेंचुरी टू अप्रोक्सीमेटली 1800 सेंचुरी। 700 जो ईस्वी है वहाँ से लेकर के लगभग 1800 ईस्वी तक का जो समय है, उस समय को हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। ए पीरियड ऑफ अबाउट 1100 ईयर्स, और ये जो पीरियड हमने बताया जो कहाँ 700 से लेकर के 1800 तक, वो कितना हुआ? लगभग 1100 साल का पीरियड हुआ। अनडाउटली, निसंदेह, बिना किसी शक के हम कह सकते हैं द पीरियड ऑफ 1100 ईयर्स इज ए लॉन्ग वन। ऑब्वियसली
1100 साल का जो समय है बहुत लंबा समय है। यू विल श्योरली बी एक्साइटेड। अब यहाँ एक्साइटेड का मतलब हुआ उत्सुक होना, किसी चीज़ को जानने के लिए ज़्यादा एक्साइट होना, उत्सुक होना। टू नो अबाउट द न्यू पीपुल, कि हम 1100 साल के समय के लिए ओबियसली हम जानना चाहेंगे, उसके लिए एक्साइट होंगे, उत्सुक होंगे। किस चीज़ के लिए? न्यू पीपुल, नए नए लोगों के लिए। न्यू डायलेक्ट्स, न्यू स्क्रिप्ट्स, न्यू स्टाइल्स ऑफ ड्रेसिंग अप, फूड, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग, म्यूजिक एंड ऑल्सो चेंजिंग पॉलिटिकल स्क्रेनियो इन दिस ईयर। क्या कहा इसने कि हम एक्साइट तो हैं, उत्सुक हैं किस चीज़ के लिए? कि नए नए लोगों के बारे में जानने के लिए। न्यू डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स का मतलब होता है, डायलेक्ट्स का मतलब वहाँ की प्रसिद्धि, या फिर एक मान सकते हैं कि उस समय की जो बोलियाँ थी अलग अलग तरह की, उनके बारे में। स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, उस समय की अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल, फूड किस तरह का था उनका, कच्चा था, पका हुआ, जैसा भी उनका फूड आइटम था उसके बारे में। बिल्डिंग्स, वहाँ की इमारतें कैसी थी। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक कैसे थे। पेंटिंग, उनकी कलाएं, चित्रकलाएं कैसी थी। म्यूजिक, वहाँ के गीत संगीत कैसे थे। चेंजिंग पॉलिटिकल स्क्रेनियो, और वहाँ का बदलता हुआ राजनीतिक जो परिदृश्य या दृश्य मान सकते हैं, उसको भी इन 1100 साल के अंदर हम स्टडी करने वाले थे। तो ये क्या एक्साइटिंग मोड था उस समय मेडाइवल पीरियड का। एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, द अरब्स कम टू इंडिया एज ट्रेडर, कि अरब के जो लोग थे वो इंडिया में आए थे एक ट्रेडर, एक व्यापारी के रूप में। तुर्किश इन्वेशन टुक प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 1000 सेंचुरी ऑनवर्ड्स। क्या कहा इसने? जो तुर्किश जो लोग थे, इन्वेशन का मतलब यहाँ पर है आक्रमण, कि तुर्किश जो थे उनके आक्रमण यहाँ इंडिया के अंदर कंटिन्यूसली हो रहे थे। वो भी कब? 1000 सेंचुरी, 1000 ईस्वी से। दे एम्ड, और उनका जो एक लक्ष्य था, एट एस्टेब्लिशिंग ए सल्तनत और किंगडम इन आवर कंट्री। उनका जो लक्ष्य था, उनका जो एम था, वो क्या था? कि इंडिया के अंदर सल्तनत एस्टेब्लिशमेंट करना, अपने किंगडम, अपने साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित करना। पर्सियन वॉज दियर कोर्ट लैंग्वेज, और पर्सियन जो फ्रांसिस जो थी वो उनकी कोर्ट लैंग्वेज, उनकी दरबार में चलने वाली लैंग्वेज थी। दे वर सक्सेसफुल इन रिप्लेसिंग द कॉन्टेम्परेरी रूलिंग डायनेस्टीज, और क्या कहना नहीं, दे वर सक्सेसफुल, वे अपने आप में एक तरह से सफल हो चुके थे, या अपने आप में वो सफल मानने लग गए थे। किस चीज़ के अंदर? इन द रिप्लेसिंग टू कॉन्टेम्परेरी रूलिंग डायनेस्टी, उस समय चलने वाली, कॉन्टेम्परेरी का मतलब था समकालीन, समकालीन का मतलब उस समय जो डायनेस्टी थी, उस समय जो साम्राज्य थे, या उस समय जो राजा महाराजा थे, उनकी जो वंश था, उनकी जगह वो अपनी सल्तनत को स्थापित करने में, अपनी सल्तनत को एक तरह से अपने राज्य को बनाने में सफल हो चुके थे। बिफोर दिस पीरियड ऑल्सो, इस समय से पहले, कि जब अरब के लोग यहाँ पर आए, तुर्किश के लोग यहाँ पर आए, उनके आने से पहले भी क्या था? देयर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन वेरियस पावर्स अमंग विच द प्रतिहारा, द पाल एंड द राष्ट्रकूट्स वर द प्रोमिनेंट वंस इन द नॉर्थन इंडिया। क्या कहा इन्हें? कि तुर्किश लोग, या फिर जिसकी हम बात करते हैं अरब वाले जो लोग जो इंडिया में आए थे, उनके आने से पहले भी इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी डायनेस्टी जो वहाँ की, उसकी समकालीन जो डायनेस्टी थी, उसके अलावा भी वहाँ के जो लोग थे उनमें एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड स्ट्रगल की, बहुत लंबे समय से उनमें आपस में युद्ध चल रहा था। वेरियस पावर्स अमंग दिस, जिनके अंदर से कुछ ऐसी पावर्स या कुछ ऐसे राज्य थे जिनके नाम दिए गए प्रतिहारा, पाल और राष्ट्रकूट, ये उनके अंदर प्रमुख थे। और किधर के थे ये? नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत की ये शक्तियाँ थी, या उत्तरी भारत के ये शासक थे। प्रतिहारा के शासक थे, चौल वंश के शासक थे, राष्ट्रकूट के शासक थे। ये उस समय आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब अरब के लोग, या एक तरह से तुर्किश लोग जो थे उनके आने से पहले भी। इन दिस सेक्शन वी विल ऑल्सो नो अबाउट द चौल। इस पैराग्राफ में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम चौल वंश के बारे में भी स्टडी करेंगे। हु सेंट ट्रेड मिशन टू डिस्टेंट कंट्रीज, उन्होंने व्यापार के लिए अपने लोगों को, व्यापार की पर्पज से उन्होंने देश के दूर दूर देशों में, या वर्ल्ड जिसको ट्रेड मिशन से, देश के दूर दराज शहरों में और दूसरे देशों के अंदर भी अपने ट्रेडर्स, अपने व्यापारियों को भेजा। किस मिशन से? एज ए ट्रेड, व्यापार के रूप में, व्यापारी बना करके उनको भेजा, व्यापार को फैलाने के लिए। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी की बात की जा रही है। द मुगल्स की बात की जा रही है।
इन द 16th सेंचुरी द मुगल्स रिप्लेस्ड द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान इन इंडिया। और 16वीं शताब्दी के अंदर मुगल जो लोग थे वो इंडिया में आए और उन्होंने दिल्ली सुल्तान जो था उसका एक तरह से रूल को एक तरह से मान सकते हैं उसको रिप्लेस्ड कर दिया और अपनी हुकूमत को यहाँ शुरू करना कर दिया। द मुगल्स वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये मुगल के लोग कहाँ से? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की तरफ से आए थे। दियर पॉलिसीज हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इनकी जो पॉलिसी थी, इनकी जो नीतियाँ थी, इनकी जो एक तरह से मान सकते हैं रूल करने की जो तरीका था, शासन करने का जो तरीका था, उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण बदलाव किया किसमें? सोशल, सामाजिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल, राजनीतिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, मिलिट्री, जो यहाँ का जो सैन्य जो दल था उसके अंदर मान सकते हैं, इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति जो यहाँ थी उस स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया में काफ़ी इन्होंने बदलाव किए। देयर रूल वाज दैट ऑफ पॉम्प एंड शो। मैंने पहले भी आपको कहा ना कि मैंने बहुत सारे वर्ड्स को यहाँ पर अंडरलाइन किया है ताकि उनकी जो मीनिंग्स हैं उनको मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पॉम्प एंड शो का मतलब है कि धूमधाम और दिखावा। एक्चुअल में जो यहाँ की मुगलों की जो रूलिंग पावर जो एक तरह से मान सकते हैं उनकी जो नीतियाँ थी, उनका जो व्यवहार था, उनके अकॉर्डिंग बताया गया कि वो लोग धूमधाम और मस्ती को ज़्यादा पसंद करते थे। दियर रूल वाज दैट द पॉम्प एंड शो, धूमधाम और दिखावे भरा था। स्प्लेंडर का मतलब यहाँ बताया गया, स्प्लेंडर एंड ओपियंस, वैभव और उमंग, मतलब उनमें हर्षोल्लास, उत्साह बहुत ज़्यादा था, मौज मस्ती उनको करना काफ़ी पसंद था। दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल सच एज घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी एटसेट्रा। क्या कहा इन्होंने कि उस समय उन्होंने काफ़ी नई नई ड्रेसिंग स्टाइल को भी एक तरह से ट्रेंड में प्रचलन के अंदर लेकर के आए थे। वो इसको यूटिलाइज करते थे और धीरे धीरे वो चलन में आ गए। जैसे घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी, ये उस समय का पहनावा था। विच आर इन वॉज इवन द प्रेजेंट टाइम। वॉज का मतलब वही है जिसको हम ट्रेंड बोलते हैं, फैशन बोलते हैं, उसका ही लिटरल मीन है वो प्रचलन करना। क्या कहा इसने कि उस समय के जो कपड़े थे वो आज भी हमारे मार्केट में प्रचलन में हैं, आज भी हम उनको यूटिलाइज करते हैं। They also introduced various type of new food items such as बिरयानी, पिलाफ, फिरनी एंड कौरमा। उन्होंने अलग अलग तरह के खाने की वैरायटी, अलग अलग तरह का खाना भी उन्होंने, भोजन भी उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड करवाया। मतलब उस समय की जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जो आज भी हमारे सामने है, जिसके अंदर क्या नाम आता है? बिरयानी, पिलाफ को बोलते हैं पुलाव, फिरनी और कौरमा। विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे, जो आज वर्तमान समय के अंदर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मैंगोज, तंबाकू, ग्रेप्स, आइस एंड चिलीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल समय के दौरान ही, मुगलों के समय के दौरान ही ये सारी चीज़ें हमारे प्रचलन में आई थी। उस समय के लोग इस तरह का खाना खाते थे, इस तरह के कपड़े पहनते थे, जो धीरे धीरे ट्रेंड के अंदर फेमस प्रचलन में आने लग गया। ईरानीज, अफगान्स, तुर्क्स एंड तुरानीज की बात करते हैं, माइग्रेट इन टू इंडिया थ्रू आउट दिस पीरियड। इसी समय के दौरान या इसी काल के अंदर ये लोग भी इंडिया में आए थे। मोस्ट ऑफ देम वर सूफी सेंट एंड स्कॉलर्स। इनमें से अधिकतर जो लोग थे वो साधु, महात्मा, सूफी संत थे, विद्वान भी थे। दे केम फ्रॉम डिस्टेंट पैलेस सच एज तुर्की इन वेस्ट। क्या कहा इसने कि ये लोग बहुत दूर दूर जगह से आए थे। जैसे तुर्की की बात करते हैं, तुर्की इन वेस्ट, तुर्की जो थे वो वेस्ट की तरफ से आए थे। मंगोलिया इन ईस्ट, मंगोलिया जो थे वो ईस्ट की तरफ से आए थे। कमिंग ऑफ दीज न्यू पीपुल, ये नए नए लोग जब इंडिया में आए, चेंज्ड मैनी थिंग्स इन इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे बदलाव इनके द्वारा किए गए। वी विल बी रीड अबाउट मैनी सच चेंजेज इन दिस सेक्शन। और इस समय के दौरान कौन कौन से बदलाव हुए उनको भी हम स्टडी करेंगे। हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, उड़िया, आसामी एंड बंगाली वर सम ऑफ मैनी लैंग्वेज विच डेवलप्ड एंड फ्लोरिस्ड इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। कि हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, उड़िया, आसामी, बंगाली, ये बहुत सारी लैंग्वेज इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुई और फ्लोरिस्ट का मतलब एक तरह से प्रसारित हुई, फैली अलग अलग जगह पर। हाउएवर along with the introduction of Arabic and Persian script, और इनके साथ में ही अरब के लोगों की तरफ से अरबिक और फ्रांसीसी जो लोग थे उनकी तरफ से फ्रांस की जो लिपियाँ थी वो भी प्रचलन में थी। ए न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू वॉज डेवलप्ड विच वॉज यूनिक ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और उस समय
उर्दू लैंग्वेज भी डेवलपमेंट में आई, उर्दू लैंग्वेज भी प्रचार प्रसार के साथ में विकसित होने लग गई। और ये क्या था, यूनिक फीचर्स था इंडिया के लिए। इंडिया जिसको एक तरह से मान सकते हैं यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर था कि इंडिया में उर्दू लैंग्वेज भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग गई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एक्सिस्ट इन वेरियस लैंग्वेज, जो इतिहास के जो एविडेंट है रिकॉर्ड्स वो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर मिलते हैं। विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, और जो समय अनुसार कंसिडरेबली कहते हैं एक तरह से मान से समय अनुसार या समय के दौरान क्या होते हैं, बदल भी जाते हैं या पुराने भी हो जाते हैं। मेडाइवल पर्सियन की बात की जाती है, मध्यकालीन जो फ्रांसिस थे उनकी बात की जा रही है, उनका एग्जाम्पल लिया जा रहा है। इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन, जो आधुनिक फ्रांसिस से अलग है। कैसे अलग है, कितना भिन्न है, उसकी बात करते हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। क्या कहा है इन्होंने कि डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड, कि यहाँ पर जो डिफरेंस है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल या वोकेबलरी नहीं है, व्याकरण के तरीके से या शाब्दिक तरीके से नहीं है, बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, कि जो शाब्दिक जो अर्थ है वो अर्थ भी धीरे धीरे समय अनुसार इनका बदल रहा है। इसके बारे में कुछ इसने नीचे एग्जाम्पल्स के साथ में समझा भी रखा है। लेट्स टेक ए टर्म हिंदुस्तान, यहाँ पर हिंदुस्तान की जो टर्म है उसको हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी नो इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट, इंडिया को हम मॉडर्न नेशन स्टेट के रूप में आज जानते हैं। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ए सिराज, जब इस टर्म को यूटिलाइज किया गया 13th सेंचुरी के अंदर किसके द्वारा, मिनहाज ए सिराज के द्वारा जब इसको यूटिलाइज किया गया, इसको काम में लिया गया। कौन था वो, ए कॉर्निक्लियर का मतलब होता है इतिहासकार, हु वर्कड इन पर्सियन, जो फ्रांसिस के अंदर काम करता था। इसका मतलब क्या था, हिस्टोरियन जो हिंदुस्तान जो था ना, इस हिंदुस्तान वर्ड को उसने डिफाइन कैसे किया, उसका मतलब कैसे निकाला गया। कॉर्निक्लियर जो इतिहासकार था इसका क्या, देखो, ही मीन द एरियाज ऑफ पंजाब, इसका मतलब क्या था हिंदुस्तान का मतलब, देखो इसने क्या निकाला, ही मीन्ट द एरियाज ऑफ पंजाब, पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया, एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। देखो पंजाब का, हरियाणा का एरिया जगह और साथ में गंगा और यमुना के बीच की जगह। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंड, इसने हिंदुस्तान वर्ड को यूटिलाइज किया एज ए राजनीतिक, जो पॉलिटिकल जो वर्ड था ना, राजनीतिक क्षेत्र की तरफ से इसने उसको यूटिलाइज किया। दैट वर ए पार्ट ऑफ रीजन ऑफ दिल्ली सुल्तान, जो एक हिस्सा था दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा था। कौन सा, पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच वाली जगह थी, उसको इसने नाम दिया हिंदुस्तान का। द एरिया इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड एलोंग विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, और जहाँ तक ये एरिया फैला हुआ था उसको इन्होंने दिल्ली सल्तनत का नाम दिया। बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, जबकि इस हिंदुस्तान की टर्म में इस मिनहाज ए सिराज के द्वारा कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसके जस्ट अपोजिट, विपरीत इसके क्या, इन द अर्लियर 16th सेंचुरी, ये 13th सेंचुरी की बात थी। अब 16th सेंचुरी के अंदर बाबर ने जब इस टर्म को यूज किया हिंदुस्तान को, बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। अब बाबर ने अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब किया, अपने तरीके से हिंदुस्तान को समझाया। उसने क्या समझाया, उसने जियोग्राफिकल जो इंडिया का जो भौतिक जो स्वरूप था उसको समझाया। एंड फ्यूना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, की भारत के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनकी जो रोज़मर्रा या फिर डेली लाइफ जो थी उसको उन्होंने समझाया, वहाँ के रहन सहन को समझाया, वहाँ की संस्कृति को समझाया। उस सब चीज़ों को यहाँ पर भौतिक स्ट्रक्चर या जीव जंतु जो थे उनको भी यहाँ पर इन्होंने समझाया। मतलब बाबर ने अपनी तरफ से जो समझाना चाहा उसके अंदर उन्होंने इंडिया की भौगोलिक स्थिति, इंडिया की सांस्कृतिक स्थिति, और फ्यूना का नाम जब दे रखा है तो इसका मतलब था जैविक स्थिति, तो इन सब चीज़ों को बाबर ने अपने तरीके से समझाया। और टर्म कौन सा था, वहीं उन्होंने मिनहाज ए सिराज थे, उन्होंने भी किसको समझाया, हिंदुस्तान को। और यहाँ पर किसने, बाबर ने भी किसको समझाया, हिंदुस्तान को। दोनों ने एक ही वर्ड को, एक ही चीज़ को डिफाइन किया। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र को लेकर के डिफाइन किया और इन्होंने यहाँ पर भौगोलिक और सांस्कृतिक और जैविक क्षेत्र को लेकर के किया। फिर बात करते हैं यहाँ पर आगे, द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड ग्रामनी इन द अर्लियर टाइम, कि गांव के जो लोग थे या गांव में रहने वाले जो लोग थे उनको ग्रामीण कहा गया। और गांव का जो हेड था, मुखिया जो था, उसकी बात की जा रही है, हेड, विलेज हेडमैन, उसको ग्रामनी का नाम दिया गया। वेल नाउ ही बिकेम टू नो एज
मकदम, और आज उसको हम मकदम या मुकद्दम के नाम से उसको देखते हैं, जानते हैं। यू विल ऑल्सो नो अबाउट न्यू नेम्स ऑफ ऑफिसर्स, आप भी कई अधिकारियों के नए नाम जानते हैं जिनको पहले किसी और नाम से जाना जाता था और अब किसी और नाम से, सच एज अमील्स, मुंसिब, मीर बख्शी जिसको सेनापति, चौधरी, तहसीलदार एटसेट्रा। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं। अमीर, मुंसिब, सेनापति की बात करें, चौधरी, तहसीलदार एटसेट्रा, ये सारे के सारे लोग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अर्लियर नेम्स अगर हम ये बात करें, पुराने समय में इनको किन नाम से जानते थे? द रूलर्स वर नॉन ऑल्सो एज, राजा के नाम से, निजाम, नवाब, एम्परर, शासक के नाम से जिसको बादशाह और आलमपना के नाम से भी जानते थे। गवर्नर एज ए, सूबेदार के नाम से इसको जानते थे। ऑल्सो न्यू वर्ड सच एज परगाना फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज, बहुत सारे गाँवों का जो ग्रुप था, समूह जो था, उसको परगाना के नाम से जानते थे। बात ये जो यहाँ पर नाम दिया सरकार, किसको बोलते थे? ए प्रोविजंस जो एक तरह से प्रांत मान सकते हैं, उसको सरकार का नाम दिया जाता था। शिक जो वर्ड यूज किया जाता था वो किया जाता था जिले के लिए। तो इस तरह के नए नए शब्दों को यूटिलाइज किया जाता था। पहले अलग वर्ड्स थे, पहले अलग शब्द थे, उनके नाम से उनको जानते थे और वर्तमान में उनको अलग नामों से जानते हैं। इन द मेडाइवल पीरियड, मध्यकालीन समय की बात की जा रही है। फॉरेनर को हम बोलते हैं विदेशी। यहाँ पर क्या समझाया गया इसको भी हम देखते हैं। वॉज एन स्ट्रेंज हु वॉज अपीयर्ड, कि एक अजनबी जिसको हम फॉरेनर का नाम देते हैं। से इन ए गिवन विलेज सम हु वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, अजनबी या फॉरेनर किसको कहा गया है? कि एक वो व्यक्ति जो गांव का नहीं है, और हु वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, वो उस समाज का या उस संस्कृति का नहीं है। इन हिंदी द टर्म परदेसी, हिंदी के अंदर उसको परदेसी का नाम लिया जाता है, हिंदी के अंदर उसको, इंग्लिश में फॉरेनर का नाम दिया गया, विदेशी का नाम दिया गया, हिंदी के अंदर उसको नाम दिया गया था परदेसी। यूज टू डिस्क्राइब सच एज ए पर्सन एंड इन द पर्सियन, और उसी अगर वर्ड को हम यूटिलाइज करें फ्रांसिस के अंदर, तो फ्रांसिस के अंदर उसको बोलते हैं अजनबी। आगे सुनिए, ए सिटी ड्वेलर, सिटी ड्वेलर का मतलब होता है शहरवासी। ए सिटी ड्वेलर शहरवासी करते हैं। देयर फॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर, शहरवासी की बात की जा रही है जो गांव से किसी भी तरह का कोई रिलेशन उसका नहीं है, उसको वनवासी या उसको फॉरेनर का नाम दिया गया। बट लेकिन पीजेंट्स का मतलब यहाँ पर किसानों की बात की जा रही है। लिविंग इन द सेम विलेज, जो एक ही गांव में रहते हैं, वर नॉट फॉरेनर्स, उनको हम विदेशी या उनको फॉरेनर्स का नाम नहीं देते। टू ईच अदर्स, जो एक दूसरे के लिए क्या है? पीजेंट्स, जो एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं? इवन थ्रो दे माइट हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस एंड कास्ट बैकग्राउंड, के अलग अलग कास्ट, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, लेकिन एक ही गाँव में रहते हैं, एक ही साथ में सारा काम करते हैं, तो उनको हम कभी फॉरेनर का नाम नहीं देते। ये हमने यहाँ पर वर्ड्स डिफाइन किए कि किस किस तरह के अलग अलग वर्ड्स को हम लोग किस किस तरह से लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करते हैं। आगे इसने दिया द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो स्टडी है वो क्या है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। क्या कहा इसने? हिस्ट्री इज़ द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइम्स, की हिस्ट्री की जो इतिहास है उसको अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग विभागों में बांटा गया। पहले इसने पॉलिटिकल हिस्ट्री दिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं। दिस इज द स्टडी ऑफ किंग, क्वींस, लीडर्स एंड दियर गवर्नेंस, किसमें राजा रानी, उनके लीडर्स, उनके शासक या उनके एक तरह से नेतृत्व करने वाले जो लोग थे या उनकी सरकार के बारे में स्टडी की जाती है। किसमें? पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात की जा रही है। दिस इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, इसके अंदर आर्थिक स्थिति, ट्रेड, व्यापार के बारे में, व्यापार और वाणिज्य के बारे में, उस देश में या उस एरिया के अंदर किस तरह से उनका व्यापार वाणिज्य चलता है, किस तरह की उनकी आर्थिक स्थिति रहती है, इसको हम इकोनॉमिक हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आर्ट हिस्ट्री की बात की जा रही है। दिस इज द स्टडी ऑफ एंशियंट बिल्डिंग, की पौराणिक समय के अंदर किस तरह की इमारतें हुआ करती थी, किस तरह की चित्रकलाएं, पेंटिंग्स, तस्वीरें हुआ करती थी, स्कल्पचर्स, इमारतें कैसे हुआ करती थी, उनके एविडेंट कैसे थे, म्यूजिक, डांस वगैरह कैसे थे, ट्रेडिशन उनका कैसा था, रहन सहन उनका कैसा था, ये सारा का सारा आर्ट कला में। फिर सोशल स्टडी के अंदर उनका ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स, उनके विश्वास, नॉर्म्स जो यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब तो मान्यताएं, मापदंड जिसको हम बोल सकते हैं, वो सोशल स्टडी में अलग अलग। तो यहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री और सोशल स्टडी, इस तरह के अलग अलग इन्होंने विभाग बना रखे हैं। हेयर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑल टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आर्ट एंड सोशल, ऑल आर द इंटरडिपेंडेंट एंड सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एनी वन एक्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री इन आइसोलेशन। क्या कहा है इसने? देखो कि यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर करना, साफ करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आर्ट
एंड सोशल हिस्ट्री जो हैं वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने का मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। इनको अलग से स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। आइसोलेशन का मतलब ऐसे होता है अलगाव की, अलग से नहीं, ये एक दूसरे के अंदर हैं। एक्सेप्ट ऑफ द हिस्ट्री इन आइसोलेशन की, इसको अलग से स्टडी, अलगाव इसको हिंदी ट्रांसलेशन, लेकिन अलगाव नहीं समझ पाओगे। अलगाव का मतलब यहाँ पे इसमें रखा है कि इनमें से किसी एक अकेले को स्टडी करना, अलग से रख करके स्टडी करना मुश्किल है। एक्चुअली वास्तविक तौर पर इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में हिस्टोरियंस आर लार्जली यूजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड आर्ट हिस्टोरीज टू द स्टडी सोशल एंड इकोनॉमिक स्टडीज़। क्या कहा इसने, एक्चुअली पिछले कुछ सालों में, वर्षों में हिस्टोरियंस, इतिहासकार जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं किसके अंदर, राजनीतिक क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में। किस चीज़ की स्टडी करने के लिए, वहाँ के सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है उसकी स्टडी करने के लिए पहले वो राजनीतिक और कला के क्षेत्र को ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर रही हैं। द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री का ये जो पीरियड था उस समय इतिहास बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। क्यों, अनलाइक द अर्लियर पीरियड, इसके विपरीत, पुराने समय के विपरीत इस समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैनी बुक्स रिटर्न इन द मेडाइवल पीरियड, बहुत सारी किताबें इस समय लिखी गई। आर स्टिल अवेलेबल मैनी मॉन्यूमेंट्स, और जो किताबें उस समय लिखी गई वो आज भी अवेलेबल हैं। तो ये उनको पढ़ करके या उनको देख करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट लगता है। मैनी मॉन्यूमेंट्स, उस समय के एविडेंस से इमारतें हैं ऑफ द पीरियड आर स्टिल प्रेजेंट, जो आज भी अवेलेबल हैं। स्मारक जिसको हम बोल सकते हैं। मैनी थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियड आर स्टिल प्रिवलेंट, और उस समय की जो चीज़ें थी, उस समय जो सामने आई थी वो आज भी, मतलब उस समय के राजा महाराजाओं ने जो चीज़ें बनवाई थी, जिस तरह के एविडेंट उस समय थे वो आज हमारे सामने हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द टेस्टी बिरयानी, उस समय बनाई जाने वाली, मेडाइवल पीरियड में उस समय बनाई जाने वाली जो टेस्टी बिरयानी है वो आज भी हमारे नॉर्मल खाने के अंदर अवेलेबल है, तो ये हमें काफ़ी इंटरेस्ट लगता है। द यम्मी कबाब्स, उस समय बनाया जाने वाला कबाब आज भी लोगों के खाने के अंदर प्रचलन है। अराइवल ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया, उस समय जो मुस्लिम लोग इंडिया में आए थे, रिजल्टेड इनटू द लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन इन द कंट्री, और उसी का परिणाम है कि आज इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन में इंडिया में मुस्लिम हैं। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द चेंजिंग द वे ऑफ नेशन इन सिग्निफिकेंट मैनर, और उन्होंने अलग अलग तरीके से बहुत ही अच्छे परिवर्तन देश विदेश में किए। ईद की बात की जा रही है। ईद क्या है, नेशनल रिलीजियस फेस्टिवल माना गया मुस्लिम धर्म वालों का, तो इसने क्या दिया, ईद अल फित्र। एक्चुअली ईद उल फित्र जिसको हम बोलते हैं वो इनका रिलीजियस फेस्टिवल है, जिसको डिक्लेयर किया गया रिलीजियस हॉलीडे में पूरे हमारे देश भर में। सेवरल वर्ड्स लाइक, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं किन के अंदर, अरबिक ऐसे वर्ड हैं, उर्दू के ऐसे वर्ड हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं हमारी आज की लैंग्वेज में, जिसमें कागजात का नाम दिया पेपर्स, फिर जवाहरात का नाम दिया जिसको हम ज्वेलर्स बोलते हैं। मुफ्त खोर, जिसको हम फ्री ईटर की, फ्री का खाने वाले को मुफ्त खोर, कम्स फ्रॉम दिस पीरियड, इस समय में जो वर्ड्स आए थे। सूफी म्यूजिक इज ऑल्सो एज ए गिफ्ट ऑफ दिस पीरियड, और सूफी लोगों की तरफ से जो गाया जाने वाला जो गीत था, गाना था, वो भी इस समय के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा उपहार था। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स किस तरह से बनी और किस तरह से हम आगे हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। हैव ए नाइस डे फॉर यू, थैंक यू सो मच।